बाजार बोलता है एफआईज ने कल काफ़ी अच्छी बाइंग की है। एक बार डेटा देख लीजिए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का डेटा अब दिखने लगा है कि एफआईज बायर बन चुके हैं। 3 दिन उन्होंने पीछे बाय किया था, फिर उसके बाद लगातार 2-3 दिन सेल कर दिया, तो जितना बाय किया था वो सब सेल कर दिया। अब एफआईज का यहाँ पर 3665 करोड़ रुपए की बाइंग कल उन्होंने की है। डीआईज कल प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए 251 करोड़ रुपए का। तो एफआईज और डीआईज का मिला के अगर इंस्टीट्यूशनल पॉइंट देखें तो इंस्टीट्यूशनल की बाय हुई है। अब देख लेते हैं कि आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल क्या है। आज साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा फोकस में है। कोस्पी आप देख सकते हैं करीब 2% नीचे है। उसके बारे में एक बड़ी खबर पर बात करेंगे और उसका इम्पैक्ट भी जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। डाउ कल फ्लैटिश बंद हुआ, फ्लैट टू नेगेटिव। शंघाई में अभी फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा है। हैंसेंग फ्लैट है, निकाई फ्लैट है, बट विथ पॉजिटिव बायस। तो यहाँ पर एशियन इंडिसेस मिले जुले। अगर हम कोस्पी को हटा दें, क्योंकि कोस्पी के लिए ख़राब खबर है, वहाँ पर हम बात करने ही वाले हैं। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है इस मार्केट में। तो यहाँ पर जो टॉप गेनर्स हैं आज के, पहले उसकी लिस्ट में देखें तो HEG यहाँ पर कल भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली थी। 8.5% की तेज़ी इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उस पर भी बात करेंगे। वंडरला यहाँ पर करीब 7.5%, न्यूजन सॉफ्टवेयर 7.25%, RTN इंडिया करीब 6.5% और पॉली मेडिकेयर करीब 6.5% ऊपर है। टॉप लूजर्स भी देख लेते हैं जो आज मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस स्ट्रेंथ वाले मार्केट में, जहाँ पर कि जिन काउंटर्स में स्ट्रेंथ नहीं देखने के लिए मिल रही है, यानी कि जिनमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है, उन काउंटर्स को देख लेते हैं एक बार। तो उसमें बलरामपुर चीनी यहाँ पर 3.5% की गिरावट, एवलॉन में करीब 3.5%, स्ट्राइड सार्कोलैब 3%, ईजमा ट्रिप करीब 3% है और अदानी ग्रीन्स करीब 2.5% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जो कि लगातार अपनी स्ट्रेंथ को खो रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर पहले लेते हैं चीन के लिए, क्योंकि चीन में इकोनॉमी को लेकर अगले बुधवार को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग हर साल होती है, उनकी रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें कि वो नेक्स्ट ईयर के टारगेट डिसाइड करते हैं। मीटिंग में उनके राष्ट्रपति जिनपिंग और दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स भी हिस्सा लेंगे और मार्केट को बड़े राहत पैकेज की भी उम्मीद इस मीटिंग से है। माना जा रहा है कि 2025 के लिए जो जीडीपी टारगेट चाइना तय करेगा वो 5% करेगा। अगर वो 5% करता है तो एक एम्बिशियस टारगेट होगा, और अगर वो 5% करना चाहता है तो उनको एक बड़ा स्टिमुलस भी लाना पड़ेगा। तो ये मार्केट एक्सपेक्ट किए हुए बैठा है और फिस्कल डेफिसिट टारगेट मार्केट लेकर चल रहा है कि 3.5 से 4% वो रख सकते हैं अपना। समीर सर, अगर मैं देखूं तो चाइना में स्टिमुलस की तो बात हो रही है और अगर वो 5% अपनी जीडीपी के जो कि उन्होंने 2024 के लिए भी रखा था, अभी तक तो शायद अचीव भी नहीं कर पाए हैं वो। 2025 के लिए अगर इतना एम्बिशियस टारगेट रखते हैं, कैसे देखें सर कमोडिटीज के प्राइसेस को? टारगेट अचीव करने के लिए दे हैव टू गिव मोर स्टिमुलस, और सैडली जब अभी तक जो भी उन्होंने दिया है हैज नॉट प्लेड आउट द वे दे प्रोबेबली एक्सपेक्टेड, और शायद करेगा भी नहीं अगर स्टिमुलस भी थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि जो सप्लाई साइड प्रॉब्लम है जहां पे एक्सेस सप्लाई एंड रियल एस्टेट है, जब तक वो अब्सॉर्ब नहीं होता तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर प्लेयर्स। जो डेट सिचुएशन है वो भी थोड़ी प्रिकेरियस है। तो यस, they can give targets of 5%, 6%, जो भी देना है दे सकते, but achieving that is not going to be easy. दूसरा, कमोडिटी साइकिल पे हम काफी टाइम से आपसे भी पहले बात कर रहे हैं कि वी बिलीव कि द स्टील एज अ कमोडिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि वहां ओवर सप्लाई बहुत ज्यादा है, which is going to lead to some amount of problem. And secondly, agar US starts putting certain amount of import duties and all of those, then China will need to liquidate its inventory somewhere else in the world, which will cause more of a problem. Aluminium और कॉपर में एक्चुअली ओवर सप्लाई अभी फिलहाल नहीं है, सो द पॉसिबिलिटी इज के दोज कमोडिटीज कुड प्रोबेबली कंटिन्यू एन अपटेक। इनफैक्ट एल्यूमिना, विच इज जो रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम के लिए, वहां पे ग्लोबली अभी फिलहाल थोड़ा सा शॉर्ट सप्लाई है, तो एल्यूमिना प्राइसेस आर गोइंग अप। तो जो कन्वर्टर्स है जो प्रीडोमिनेटली सिर्फ एल्यूमिना कन्वर्ट करते हैं एल्यूमिनियम के लिए, दे मे नॉट बी द बिग बेनिफैक्टर्स, बट जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है या फिर जो एल्यूमिना प्लेयर्स है जैसे कि नैल्को है जो ज्यादातर एल्यूमिना करती है, ऑफ कोर्स दे डू एल्यूमिनियम बट दे डू अ लॉट ऑफ सेल ऑफ एल्यूमिना, और हिंडाल्को जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, उनको बेनिफिट डेफिनेटली आ सकता है
from the price increases, और जो भी stimulus चाइना देगी for various other sectors, auto, अभी auto में aluminium usage is continuously increasing, power में is continuously increasing, तो those are the copper is also a huge need, तो ये दो commodities I think have a chance to outperform, but steel में अभी भी हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। जी सर, स्टील के लिए तीन खबरें हैं। इस चक्कर में स्टील काउंटर्स पर कोई व्यू नहीं बन पा रहा। लाइक पहली खबर जो कि सेफगार्ड ड्यूटी को लेकर है कि 25% की सेफगार्ड ड्यूटी स्टील मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है। अब देखना होगा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। तो ये अगर डिसीजन लिया जाता है तो इसको पॉजिटिवली मार्केट शायद लेने की कोशिश कर रहे हैं। चीन में अगर कोई भी स्टिमुलस आता है, अगर वेडनेसडे को कुछ भी मीटिंग के बाद कुछ आउटकम निकलता है तो वो भी एक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाने की बात की है स्टील के इंपोर्ट पर, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव है। तो सर, दो फैक्टर बड़े पॉजिटिव हैं और एक बड़ा फैक्टर नेगेटिव है। तो बायस किस साइड जाना चाहिए इस समय? जिनके पास स्टील शेयर्स हैं लाइक टाटा स्टील, सेल, JSW, जिंदल स्टील, उन्हें क्या करना चाहिए? जो आपने पहली खबर बोली है ऑफ 25% एक्सपेक्टेड ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड स्टील, अगर वो आती है तो आई थिंक इट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर इंडियन स्टील कंपनीज, जो आपने कहा टाटा स्टील या JSW या फिर सेल, क्योंकि दैट वुड मीन दैट प्राइसेस इन इंडिया नीड नॉट फॉल अगर China chooses to dump its steel globally also, because there will be at the end of the day some import duty. तो अगर वो थोड़ा प्राइस कट करके भी बेचते हैं तो it will still come to India expensive, so Indian manufacturers को एक कुशनिंग जैसे मिल जाएगा। बट जो हमने कहा कि we believe कि the overall steel sector is going through a little bit of a difficult period, क्योंकि ओवर सप्लाई है। जब तक वो ओवर सप्लाई का सिचुएशन सॉल्व नहीं होता, there is no significant reason for steel prices to move up. और दूसरा, अगर ये सब प्रोटेक्शनिज्म चालू करते हैं इंडिया, आई मीन आई एम नॉट सेइंग वी आर नॉट डूइंग इट, अभी भी कर रहे हैं ऑन अदर प्रोडक्ट्स, बट अगर स्टील पे भी करने लगे तो दिस इज गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड ऑन ऑल प्रोडक्ट्स दैट वी जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पे करती है, एंड इवन फॉर कंज्यूमर्स, रियल एस्टेट पे, ऑटो पे, all these projects start becoming more expensive. अगर स्टील के रेट्स गिरते तो the benefit of that definitely goes to the end consumer. So government को दोनों चीज देखनी पड़ेगी, how to protect the domestic market but also ensure कि inflation does not get affected. So it may not be a 25% increase that eventually comes through, मेरे हिसाब से शायद 10 आ जावे। अगर उतना आता है तो I think that gives the cushioning to the Indian steel sector, but significant run up expectation बिल्कुल नहीं है मेरा। तो any rally in the steel counters, I think मेरे हिसाब से I would use it as an opportunity to take some money off the table till global situation थोड़ा better नहीं रहता। बिल्कुल। तो अभी अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जब तक कि ये ग्लोबली ये जो तीन खबरें हैं ये जब तक कि पूरी तरह से क्लियर होकर नहीं आती है, इनकी पिक्चर क्लियर नहीं होती है, तब तक थोड़ा सा पैसा अपना बुक कर लें। सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि ग्रेफाइट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, चाइना ने भी अब काउंटर मूव लेने शुरू कर दिए और वो ट्रेड के बदले ट्रेड वाली नीति पर आ गए हैं। उन्होंने भी कुछ अमेरिका में एक्सपोर्ट बैन कर दिए हैं, जो वो माल बेच रहे थे उसमें ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पर सख्ती कर रहे हैं। दूसरा, गैलियम एंड जर्मेनियम के ये जो दो की मटेरियल हैं, ये शिपिंग में यूज़ होते हैं, इनको भी, इनके एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया है। सर, हमने देखा कि अगर ग्रेफाइट का एक्सपोर्ट अमेरिका में नहीं होगा तो ये इंडियन ग्रेफाइट कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्या? क्योंकि हमने देखा कि कल से ग्रेफाइट, HEG, रेन इंडस्ट्रीज, इस तरह के काउंटर्स में अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है। अब क्या करें? जी बिल्कुल। सो अगर चाइना नहीं भेजेगी देन इट ऑब्वियसली विल कम टू अदर प्लेयर। ग्रेफाइट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है। आई थिंक ग्लोबली देयर आर ओनली 6 to 7 लार्ज प्लेयर्स, और दो प्लेयर जो इंडिया के हैं, HEG और ग्रेफाइट इंडिया, उनको डेफिनेट बेनिफिट आएगा क्योंकि प्राइस इंक्रीज होएगा, एंड प्लस वी विल ओपन अप आवरसेल्व्स टू अ बिगर मार्केट इन द US, तो इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस भी थोड़ी बेटर हो जाएगी। सो वी आर पॉजिटिव ऑन दीज काउंटर्स, बट हम HEG पे ज्यादा पहले पॉजिटिव थे, नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रेफाइट बट मोर फ्रॉम द फैक्ट कि जो वो लोग प्लांट लगा रहे हैं फ्रॉम फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जो ग्रेफाइट उसमें जाता है, उनका प्लांट लग रहा है।
So that was going to take a year, year and a half more to come up. But once that came up, we thought कि वहां पे opportunity बहुत strong थी. पर ये जो news आया, of course, is a immediate benefit for these companies. But अगर आप long term देखें, तो I think there's still an opportunity for HEG. ये सब जो news based है, वो correct वापस फटाफट भी हो सकते हैं, जहां maybe I'm not saying China will open up exports, but अगर कुछ वहां पे resolution आता है, then that benefit goes away. So उस बेसिस पे मैं फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बट आई वुड डेफिनेटली ऑन करेक्शंस लाइक एचईजी वी बीन रिकमेंडिंग इट, क्योंकि वी बिलीव कि जो बैटरी अपॉर्चुनिटी है, जो ग्राफाइट प्ले करे एचईजी वो प्ले करेगी, उसमें उनको डेफिनेट बेनिफिट है। बिल्कुल। चाइना वर्ल्ड में 65% ऑफ द टोटल ग्रेफाइट सप्लाई का मार्केट कमांड करता है। तो अब जो 35% में बाकी देश रह गए, उसमें इंडिया की दो लीडिंग कंपनी ग्रेफाइट और एचईजी, ये वर्ल्ड लेवल की कंपनीज़ हैं जो कि ग्रेफाइट को एक्सपोर्ट करती हैं, तो इनको फ़ायदा मिलना लाजमी है। इस तरह की काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। एक बड़ी खबर जो कि डिफेंस कंपनी से जुड़ी हुई है। इस पे सरकार ने 21,772 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स दिए हैं इंडियन डिफेंस कंपनीज़ को। उसमें जो रिलेटेड जो सेगमेंट हैं वो हैं रडार, हेलीकॉप्टर, लाइट हेलीकॉप्टर इनफैक्ट, और वाटर जेट क्राफ्ट के ये कुछ एक ऑर्डर्स दिए गए हैं। इसमें जो इस सेगमेंट में जो कंपनियां हैं लाइक HAL, पारस डिफेंस, BHEL, एस्ट्रा माइक्रोवेव, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, इन सभी पर एक बार जान लेते हैं। समीर सर, क्या करना चाहिए अब इन डिफेंस कंपनीज पर? जी, सो हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि डिफेंस कंपनीज विल कंटिन्यू टू डू गुड बिजनेस, पर वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन बहुत मुश्किल हो रहा है। कंपनीज आर ट्रेडिंग एट 45-50 टाइम्स अर्निंग्स, और वो भी लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स है। मेनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल टेक 2 years 3 years एग्जीक्यूशन, और उतने टाइम में कमोडिटी के क्या प्राइसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पार्ट्स जो और करते हैं, वो सब इम्पैक्ट होंगे। सो देयर इज मेनी अ स्लिप दैट कैन हैपन बिटवीन द कप एंड द लिप। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन डिफिकल्ट है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, तो एग्जीक्यूशन विल टेक टाइम। मना नहीं करता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसके वजह से शायद इफ यू प्रोजेक्ट अप टू 2029, तो आपको लगेगा ठीक है कि यहाँ से भी पैसा बन सकता है। बट आई ऑनेस्टली बिलीव कि unless we see a deep correction, especially in a stock like HAL, if it goes below maybe 3,500 or 3,300 odd levels, there I may have some interest in looking at the stock again. But at these valuations at this point, यहाँ से रिटर्न कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई एम नॉट बाइंग अ काउंटर जस्ट बिकॉज अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। आई एम बाइंग अ काउंटर क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है, और यहाँ से मेरे को प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है। आप शिपिंग में भी देख लो, मैजगा डॉक या फिर दूसरा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, या फिर कोचिन शिपयार्ड, सब जगह पे वैल्यूएशंस हैव मूव्ड अप। भारत BEL में भी वैल्यूएशंस हैव मूव्ड अप। ठीक है, थोड़ा स्लाइट करेक्शन आया है, बट आई स्टिल थिंक द करेक्शन नीड्स टू बी डीपर। डिफेंस विल कंटिन्यू टू ग्रो, हम मना नहीं करते, गवर्नमेंट ऑर्डर्स विल कम, बट टिल वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन आ सकती है, हम परचेज नहीं कर सकते। तो आई वुड एक्चुअली रेकमेंड बुकिंग प्रॉफिट इन मेनी ऑफ दीस स्टॉक्स। जी। तो सर, लेकिन एक चीज़ और कि जो GDP ग्रोथ आई थी हमारी Q2 में, उसके बाद ये माना ही जा रहा था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को Q3 Q4 अच्छा करना है तो उनको मेजर स्पेंडिंग करनी होगी, और उसका पहला उदाहरण डिफेंस पर स्पेंडिंग के तौर पर आ गया कि उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है, और ये ऑर्डर उनके एनुअल बजट का पार्ट भी होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये उनको देने ही थे, लेकिन अब चूंकि जल्दबाजी गवर्नमेंट के दिमाग में आ गई है क्योंकि उनको Q3 की रफ्तार अपनी ठीक रखनी है, Q4 के लिए ठीक रखनी है। सर, ऐसे ही कुछ ऑर्डर्स हम रेलवे और बाकी जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट का इम्पेटस जो आएगा विल बी वेरी गुड फॉर द नेक्स्ट 4 months ऑफ द ईयर। क्योंकि अगर आप देखें तो साल में अभी सिर्फ 4 महीने बाकी रह गए फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और उनका जो डेफिसिट ऑफ स्पेंडिंग हैज बीन देयर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, 20% लोअर देन नॉर्मल। तो दे नीड टू डू अ कैच अप। तो मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड में वी कैन एक्सपेक्ट सम अपटेक, ऑर्डर इनफ्लोज आएंगे, एंड दैट कुड प्रोबेबली हेल्प रीरेट द स्टॉक। बट इज दैट गोइंग टू मीन कि Q3 के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं आज गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलता है तो उसका एग्जीक्यूशन विल आल्सो स्टार्ट आफ्टर 3 months। सो इनफैक्ट मैं जो बोल रहा हूँ कि इन द करंट ईयर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ दीज कंपनीज टू probably show the benefit of the fresh orders that come। ठीक है, you can factor them in for FY 26 and all of that, but आप एक चीज समझिए कि those
फैक्टर्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन इन, क्योंकि जब डिस्काउंटिंग हम पहले से करते वी अज्यूम कि इतना ऑर्डर फ्लो आएगा गवर्नमेंट से बेस्ड ऑन व्हाट गवर्नमेंट ने उनके बजट में दिया है। तो इफ द गवर्नमेंट मीट्स द बजट, तो जो एक्सपेक्टेशन है उससे आगे तो बढ़ने वाला नहीं है ना। प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी कम टू दैट लेवल। सो आई डोंट थिंक एवरीवन शुड लुक एट कि ऑर्डर आ गया तो ठीक है, अभी प्रॉफिट भी आ जाएगा। हमने पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा है जहां आई थिंक 2007 में जब ऑर्डर्स मिलते थे तो सब लोग को लगा ये सब कंपनीज एक्सेप्शनल काम करेंगे, और फिर जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी वाज नॉन एग्जिस्टेंट। Maybe they've learned a lesson and they'll give better, pricing on order. But the fact remains कि orders are long term in nature. Profitability can get affected in the medium term क्योंकि globally things are going to change after January. And I think that is one point I would like to make कि we need to see how commodity prices move, how business opportunities work, how exports work. अभी इंडिया प्रोटेक्शनिज्म कर रही है कि वी वांट 30% ऑफ ऑल डिफेंस प्रोडक्ट्स टू बी मेड इन इंडिया ओनली। तो यूएस विल आल्सो स्टार्ट मेकिंग सर्टेन कंडीशंस टू इंडिया। हाउ विल दैट अफेक्ट ग्लोबल ट्रेड? किसी को कुछ आइडिया नहीं है, तो टू गिव अ 3 year प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन नॉट नोइंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2 months बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, बिल्कुल। सर, लास्ट खबर जिस पर मैं डिस्कशन चाहता हूं आपसे कि बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। मैं दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं जो उनको भी समझ आएंगे। बाकी तो बदलाव तो 19 हैं, लेकिन डिपॉजिटर अब 4 नॉमिनीज दे सकते हैं। होल टाइम डायरेक्टर का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। पीएसयूज ऑडिटर को अब अपने हिसाब से फीस दे सकते हैं, और हर शुक्रवार की जगह अब फोर्टनाइटली, क्वार्टरली या मंथ एंड पर स्टैच्यूटरी रिपोर्ट बैंक दे पाएंगे। तो बैंकिंग सिस्टम पर जो एक दबाव रहता था कि स्टैच्यूटरी रिपोर्ट उनको आरबीआई को सौंपनी होती थी हर शुक्रवार को, उसकी जगह वो फोर्टनाइट के एंड पर भी दे सकते हैं, मंथ के एंड पर भी दे सकते हैं। सर, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कुछ एक जो पॉइंट्स मुझे स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, वो एक तो होल टाइम डायरेक्टर जिसका कि पीएसयू बैंक्स को काफ़ी कुछ प्रॉब्लम रहा है, उनके जो टॉप मैनेजमेंट जब बदलने पड़ते हैं उनको। साथ ही जो ऑडिटर्स को जो एक रेम्यूनरेशन का जो क्लॉज है, क्योंकि ऑडिटर्स वो अपने हिसाब से अब तय भी कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ये आसानी हो जाएगी। और डिपॉजिटर के प्रोस्पेक्टिव से, आम आदमी के प्रोस्पेक्टिव से ये है कि 4 नॉमिनी को वो नाम डाल पाएंगे अपने अकाउंट के साथ। तो कैसे देखें सर, बैंकिंग सेक्टर के लिए कितने बड़े रिफॉर्म्स के तौर पर देखा जाए या बदलाव के तौर पर देखा जाए? तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। 4 नॉमिनी लगाओ कि 2 नॉमिनी लगाओ या 1 नॉमिनी डज नॉट चेंज मी एज एन इन्वेस्टर इन द टू चेंज एनीथिंग। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है विच कैन वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो इट्स अ गुड थिंग क्योंकि कंटिन्यूटी रहती है। पर जनरली आप अगर देखेंगे तो वेरी फ्यू टॉप मैनेजमेंट्स ऑफ बैंक्स, पीएसयू बैंक्स स्टे फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मोर देन 3 to 4 years, क्योंकि उनका रिटायरमेंट टाइम आ जाता है। उनका सबसे द वे दे प्रमोट पीपल इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इयर्स दे रिपोर्ट, एंड सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स अगर आप फैक्टर करें तो इज इट गोइंग टू ड्रास्टिकली चेंज द परफॉर्मेंस ऑफ दीज काउंटर्स? नहीं। जो दे कैन पे पीएसयू बैंक्स कैन पे ऑडिटर्स वेल, ठीक है, that is a good positive because then auditors will actually have more money which they will probably do a better audit of the books than what they were historically doing, क्योंकि everything comes with a cost. अगर आपको बराबर इनकम नहीं मिलती है तो you don't do the audit. So from an investor perspective it could be better the fact that auditor gets more money so they do a deeper audit. पर मेरे हिसाब से audit companies are also looking to make profitability. The fact remains that they should have been doing the audit correctly even from day one. And the probability is that they will try to line their pockets with the extra money that the PSUs give rather than changing the way the audit is done. So as an investor, मुझे ज़्यादा कुछ difference नहीं लगता है। बिल्कुल, तो एज एन इन्वेस्टर कोई ख़ास बदलाव नहीं होगा बैंकिंग थीम पर। लेकिन हमारे साथ एक दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रजेश एल जुड़े हैं, आईडीबीआई कैपिटल के हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च। ब्रजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक। ब्रजेश सर, मैं आपके पास लौटता हूं, बस एक लास्ट सवाल मैं समीर सर से ले लेता हूं, उसके बाद आपकी के साथ शुरुआत करूंगा मैं। समीर सर, आपकी रडार पर इस समय कौन से स्टॉक्स हैं जो आप इस रैली में देख रहे हैं कि अच्छा चलेंगे? तो मेरे हिसाब से अभी भी इंडिया एज अ अपॉर्चुनिटी इज क्वाइट स्ट्रांग।
और जहां पे करेक्शंस डीप हुए हैं दैट इज वेयर वी आर फोकसिंग, क्योंकि जहां वैल्यू इमर्ज हुआ है। तो एक ऐसा स्टॉक है बैंकिंग स्पेस में जो इंडसइंड बैंक। अगर आप देखें तो द स्टॉक इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 40-45% फ्रॉम 1500 टू 1000 रुपीज। सो 40% तो नहीं करेंगे, वी कैन से 35%, बट दैट इज बिकॉज क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में पेन पॉइंट आया हुआ है जहाँ पे एनपीएस बढ़े हैं, that has ensured कि they have taken higher provision. Secondly, उन्होंने उनका lending to microfinance थोड़ा कम कर दिया है, जिसके वजह से जो high cost lending थी, high income generating lending थी, वो कम हो गई, तो उनका NIM थोड़े compress हुए, and that will probably remain for one more quarter. But we believe कि the microfinance business is not over. It will continue. It will grow. इंडिया में अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत लार्ज है, especially anyone who has a bank who has cheaper cost of fund compared to other microfinance companies जो NBFCs है. So we believe that it will turn around and do really well. आपको यहाँ पे you're getting it at closer to one time book, which is very very attractive from a large bank point of view. Plus उनके पास दूसरे lending avenues भी है जो which will continue to grow. So I think in the near term it's okay. We believe this is a good upside over the next 2 years. दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर। यहाँ पे भी करेक्शन काफी सिग्निफिकेंट हुआ है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1200 का हाई किया था, वो अभी फिलहाल 800 के लेवल्स पे चल रहा है। Why the correction has happened is because यूरोप में जैगवार लैंड रोवर जहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है, there is a bit of a slowdown. चाइना में there is a bit of a slowdown. तो एक्सपेक्टेशन है कि the operations of Jaguar Land Rover थोड़े slowdown होंगे। But we believe कि if the global slowdown has to happen, then it's going to affect every country across the board, and it's not going to be that drastic of a change. But demand in these countries will come back, and especially for premium product. Premium product is what Jaguar Land Rover sells. तो मेरे हिसाब से there also we will see profitability once again increasing. Plus वहाँ पे demerger का news है, where they are going to split up the company, the commercial vehicle business and the private vehicle business separately. और फिर उसके बाद एक और डीमर्जर है, where they are going to split up the private vehicle business from the ICE engines to the electric. तो ये सब डीमर्जर में वैल्यू अनलॉकिंग आ गई. So we believe that Tata Motors over the next 2 years has a good upside opportunity, and one can look to invest in Tata. So what kind of upside should be seen? मेरे हिसाब से 15 से 20% CAGR returns. So for IndusInd Bank, I would like to say 14-1500 in 2 years. And for Tata Motors, again 1200 to 1230, 1250 levels in 2 years. बिल्कुल, तो अच्छे खासे अपसाइड टाटा मोटर्स पर। और दूसरा इंडसइंड बैंक, जहां पर कि हमने Q2 के रिजल्ट्स के बाद तो हैमरिक देखी थी, लेकिन अब यहां से एक अच्छा अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। अब हमारे साथ ब्रिजेश सर भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, एक छोटा सा आपसे निफ्टी पर व्यू लेना चाहता हूं कि किस तरह का आपको व्यू लग रहा है सर, क्योंकि हमने देखा कि एक अच्छी इंडियन मार्केट में रैली देखने के लिए मिल रही है लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। क्या दिख रहा है सर? विवेक, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लास्ट 1 या 2 दिन में काफी सारे शॉर्ट्स जो थे मार्केट में वो पोजीशंस कटे हैं, और हम लोग इंडेक्स में एक पुल बैक रैली की उम्मीद कर रहे हैं। तो वो रैली ऑलमोस्ट आ चुका है मार्केट में। 24,600 24,650 का एक लेवल है जहां पे मुझे लगता है कि निफ्टी का पुल बैक रैली आना था। और आज का जो तेजी हुआ है, जो एक 70% अभी जो निफ्टी ऊपर है, तो मुझे लगता है एक 24,600 तक तो डेफिनेटली जाएगा। बट इसके चलते मेरा ये मानना है, जिस हिसाब से वीकली और मंथली के जो स्ट्रक्चर्स है, अगर भाई एनी चांस ये वीक, क्योंकि फ्राइडे को आरबीआई का अनाउंसमेंट आना है, अगर वहां पे और थोड़ा पॉजिटिव रहता है मार्केट, तो मुझे लगता है कि एक बार जब 24,600 निकाल देता है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ये मूव का एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। 25,000 से 25,100 का लेवल में एक डायरेक्शनली लेके चल रहा हूँ। नीचे 24,000 का सपोर्ट है। जब तक 24,000 ब्रेक नहीं करता, मेरा बायस पॉजिटिव रहेगा।